हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 10 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। इससे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 9 में यानी जीओसी के लेक्चर 9 में हम लोगों ने इंटरमीडिएट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग आज जो है यानी लेक्चर 10 में जीओसी के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखने से पहले हम लोग समझ लें कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है क्या। तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखिएगा, जैसे कोई केमिकल ले लो, आपके पास कोई एक एटम है, ठीक है, और दूसरा यहां पर बॉन्डेड है। इस केस में मान लेते हैं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए के रेस्पेक्ट में, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ऐसा है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को यानी कि शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। हम लोग यहां पर इस केस में ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पर बढ़ जाएगा और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। तो ऐसे केस हम लोग को यहां पर कार्बन के केस में भी पढ़ने हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं या कम करते हैं, या ऐसे केस जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है या कम होती है, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसकी मदद से हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एक एटम से दूसरी एटम की तरफ पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग उसी को लेकर के एक सबसे पहले यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो यहां लिखा हुआ चार्ज और पोलैरिटी ऑन सबस्ट्रेट इज डेवलप्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पूरी तरीके से ट्रांसफर होना या पार्शियली ट्रांसफर होना एक। तो फैक्टर विच इंक्रीज और डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे मैंने कहा ना कि किसी एटम से कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है, उनके हेल्प से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक एटम पर बढ़ जाती है और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे एटम पर कम हो जाती है। तो उसी इफेक्ट को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं जो किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम या ज्यादा होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो परमानेंट होते हैं। परमानेंट मीन्स क्या है कि जब कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं तो वो अपने आप इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम की तरफ होता है। उसमें कोई एक्सटर्नल
सोर्स नहीं लगाया जाएगा। दूसरा टेम्पररी होता है, जिसमें किसी खास रिएजेंट या खास केमिकल के हेल्प से उन केमिकल के इलेक्ट्रॉन को किसी तरफ शिफ्ट किया जाता है। जैसे वो इफेक्ट हटा लिया जाता है, वो इफेक्ट यानी कि जैसे वो रिएजेंट हटा लिया जाएगा वो इफेक्ट हट जाता है, यानी इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए उसको हम लोग टेम्पररी कहते हैं। तो इस पर हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह होना या पार्शियल शिफ्ट होना, उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक परमानेंट जो अपने आप होता है, और दूसरा टेम्पररी जो किसी रिएजेंट के हेल्प से होता है। तो यही हम लोग यहाँ देखें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट, सेकंड में मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक को ही हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, लेकिन इनमें भी माइन्यूट डिफरेंस है। वो हम आपको आगे इस चीज़ों को बताएंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में मेन डिफरेंस क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड है हाइपर कंजुगेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तीन परमानेंट हम लोग के पास है, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और रेजोनेंस, और थर्ड में हाइपर कंजुगेशन। और उसके बाद टेम्पररी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो मैंने कहा कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम की वजह से किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं, दूसरे को टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। तो टेम्पररी वाले में आपके पास दो पार्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। और परमानेंट के लिए इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन। ध्यान रखिएगा, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचिए कि अगर आपको जीओसी के इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो आगे आपको किसी भी जगह पर किसी भी एप्लीकेशन को अप्लाई करने में दिक्कत नहीं जाएगी। यानी इसको बहुत अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन, ये है। इनमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले हम आपको यहां पर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, समझिएगा। जैसे अगर मैंने दो एटम ले लिया, ए और ये भी ले लिया ए, ठीक है, ए और ए। जैसा कि मालूम है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। मान लिया इसने ये इलेक्ट्रॉन, इसने ये इलेक्ट्रॉन, दोनों की शेयरिंग हुई दो इलेक्ट्रॉन की, तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अब जब दोनों एटम एक जैसे हैं, यानी कि दोनों एटम एक जैसे हैं, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से सेंट्रलाइज है। तो इस केस में दोनों में से किसी भी एटम पर चार्ज डेवलप नहीं होगा। इस वजह से इसे हम लोग कहते थे नॉन पोलर। यानी कि जब दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो दोनों में से दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल होती है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इक्वल होती है। तो वहां पर दोनों एटम में से किसी भी एटम पर
चार्ज डेवलप नहीं होता। जैसा हम लोग को पहले भी मालूम है कि चार्ज डेवलप होने के लिए दो एटम में से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होनी चाहिए, यानी किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, किसी का कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। तो यहां पर एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है, ए और बी ले लिया। ए और बी में यहां पर मैंने अब दिखा दिया, ये बी के इलेक्ट्रॉन है और ये ए के इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद मैंने यहां पर मान लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। बी की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो ए से ज्यादा है। तो इस बार क्या होगा कि जब ये एटम इस तरीके से होंगे तो ये आपके पास जो दूसरा एटम बी है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ और ये वाले इलेक्ट्रॉन देखिए ये थोड़े से इधर दिख रहे हैं। मतलब साफ है, जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, वो थोड़ी सी इस तरफ दिख रही है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ ज्यादा है तो यहां पर चार्ज माइनस होगा और यहां पर कम है तो प्लस होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं होता है, तो यहां पर हम लोग डेल्टा के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस से। तो कोवलेंट बॉन्डेड केमिकल में जब दो एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्डेड होगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा मिलेगा, जिस वजह से उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को डिफाइन करता है। यानी कि कोवलेंट बॉन्डेड केमिकल में जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा दिखता है, जिस वजह से हम लोग उसको डेल्टा के थ्रू यानी डेल्टा माइनस से दिखाते हैं, और उन्हीं के रेस्पेक्ट में जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वहां पर डेल्टा प्लस से दिखाते हैं। अब इसी को थोड़ा आगे चलते हैं लेकर के। ये कार्बन है, कार्बन के साथ यहां पर X ऐड कर लिया और यहां कार्बन के साथ Y ऐड कर लिया। ये सोच लो ये कार्बन की चेन है, बड़ी सी चेन हो गई। इसमें एक और बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर इफ मान लिया, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, पहला केस। दूसरा केस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। क्या देख रहे हैं यहां पर कि जब ये बॉन्डेड है तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो उस केस में X जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से यहां पर डेल्टा माइनस आ जाएगा और उसी के रेस्पेक्ट में यहां पर डेल्टा प्लस आ जाएगा। दूसरा केस, कार्बन यहां पर Y से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बार इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जाने वाला, यहां पर डेल्टा माइनस और यहां पर डेल्टा प्लस होगा। आपको यहां पर यही बताना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की चेन होती है। कार्बन के चेन पर कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए होते हैं जो
कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और कुछ एटम और ग्रुप ऑफ एटम कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। तो ये केस ही को हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव मतलब चार्ज को इंड्यूस करना, चार्ज को पोलराइज करना। यानी कि जब कार्बन के चेन में कोई डिफरेंट यानी कार्बन से ज्यादा या कार्बन से कम, ठीक है, कार्बन से ज्यादा और कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दिए जाएंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इंडक्टिव का मतलब यहां पर सिंपल वे में समझिएगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मेन जो है डिफरेंस के थ्रू ही इस इफेक्ट को देखा जाता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब किसी कार्बन के चेन में लगे हुए होते हैं तो उसकी वजह से कार्बन के चेन में मौजूद कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। यही है इंडक्टिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाना और कम करना हम लोग यहाँ पर कहेंगे। ये इफेक्ट पर आगे हम लोग और बात करने वाले हैं। तो ये इफेक्ट में यहाँ पर अभी तो हम लोग दिखा रहे हैं ये कार्बन की जो चेन होती है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन की चेन होती है जिसमें किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को लगा करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा जाता है। तो यहाँ देखिएगा, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज अटैच्ड ऑन कार्बन चेन, ठीक है, अटैच कर दिया था मैंने, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज ऑन कार्बन एटम इन कार्बन चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने कहा था ना कि कार्बन के चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन के चेन में कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी, वही इंडक्टिव है। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है। Cl कोई एटम है, उसके पास कार्बन के साथ अटैच कर दिया गया Cl को कार्बन के साथ। हेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इस वजह से इस बार इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं क्या है ये। यहां हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और यहां पर आपने Cl लगा दिया। यहां तक बात ठीक है, Cl यहां पर आपने ऐड कर दिया। अब ये क्लियर है कि ये इलेक्ट्रॉन तो इधर ही जाएगा, तो ये Cl पर डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा प्लस, यानी कि Cl से अटैच, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की लंबी चेन है ऐसे करके, ठीक है। तो उस चेन में Cl ये इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होता है, किस तरफ? Cl की तरफ, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएंगे ताकि इनके डेफिशिएंसी को कम कर दें। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होंगे दूसरे वाले कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, ये दूसरे वाले कार्बन पर।
पहले वाले कार्बन डेफिशिएंट हो गए थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो Cl की तरफ चला गया था, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते हैं बिकॉज इट इज अ डेफिशिएंट पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम हो गई ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन उसी टाइम इधर चले जाते हैं, तो उनके ऊपर मैंने डेल्टा पॉजिटिव। जब ये डेफिशिएंट होते हैं तो उसी टाइम यहाँ पर के भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ चले जाते हैं, यानी ये इस तरफ शिफ्ट होंगे। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को Cl ने खींचा, यहाँ पर डेफिशिएंट हुआ, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन इनके डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इधर शिफ्ट हुए, फिर सेकंड वाले पर डेफिशिएंसी हो गया तो थर्ड वाले ने इनके डेफिशिएंसी को दूर करने के इलेक्ट्रॉन इधर गए। तो इंडक्टिव में आपने देखा कि एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन के चेन में इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहा। अब एक छोटा सा सवाल है आपसे, सवाल यह है कि डेफिशिएंसी तो सब में दिख रहा है, यहां पर भी डेल्टा की वजह से, डेल्टा पॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज। ज्यादा डेफिशिएंट कौन है, यानी कि किसकी डेफिशिएंसी ज्यादा है? तो ये वाले कार्बन जो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हैं वो ज्यादा डेफिशिएंट हैं, और ये वाले इसके रिस्पेक्ट में कम, और ये वाले इनके रिस्पेक्ट में और कम, और इसके बाद वाले पर ये इफेक्ट नहीं होता। यानी कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब किसी कार्बन चेन से अटैच होते हैं सिंगल बॉन्डेड चेन में, तो इनका इफेक्ट धीरे धीरे यहाँ पर कम हो जाता है और लास्ट में 4 नंबर पर वैनिश हो जाता है। यानी कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब किसी सिंगल बॉन्डेड चेन में इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उस केस में ये इफेक्ट 3 कार्बन तक ही देखने को मिलेगा। अब आपको हम दिखाते हैं डेफिशिएंट कौन ज्यादा है वो समझिएगा। मान लेते हैं इसके पास 100 रुपीज था, अब ये 100 रुपीज इन्होंने ले लिया, तो इनके पास 100 रुपीज की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो गई। यानी कि फर्स्ट वाला कोई आदमी है यहाँ पर और इसके बगल में किसी ने उसके पैसे को छीन लिया, ले लिया उससे, तो इसके पास डेफिशिएंसी कितनी की होगी, 100 था, 100 ले लिया इसने। अब क्या करेगा कि दूसरे वाले इसके डेफिशिएंसी को दूर करना चाहेगा, लेकिन जब किसी इंसान को कोई जरूरतमंद होता, किसी को देता है, कोई देने वाला होता, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो है कि अपने पूरा का पूरा जितना पैसा था बैंक बैलेंस सब दे दें, गाड़ी दे दें, ऐसा तो नहीं है कि खुद भी भिखारी बन जाए, गरीब हो जाए। कुछ देता है वो, दान करना जिससे कुछ को देते हैं। तो यहां पर ये इसको जो है 20 रुपए दे दिया, 20 रुपीज, ठीक है, 20 रुपए दे दिया। तो 20 रुपए दे दिया तो 20 रुपए भी इसका कम ही हो गया, तो हम इसको 20 रुपीज का डेफिशिएंसी बताएंगे। और अब इसको 20 रुपए मिल गया तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 80 की। पहले 100 की थी, इनसे 20 मिल गया तो ये 80 रुपया जो है इनको अभी भी डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि उसके पास पहले 100 था। तीसरे वाले ने क्या किया, इसको 50 पैसा दिया, तो ये वाले पे किसका हो गया 19.5, इतनी की डेफिशिएंसी हो गई। और ये इसकी डेफिशिएंसी कितनी होगी, 50 पैसे की। तो अगर आप ध्यान दें तो यहां पर ज्यादा नुकसान इसको हुआ है, यानी इसकी डेफिशिएंसी अभी 80 रुपीज की है और इसकी डेफिशिएंसी 19.50 की है और इसकी डेफिशिएंसी सिर्फ 50 यानी 50 पैसे की है। तो यही दिखा रहे हैं कि इसी जगह पर जब डेफिशिएंसी की बात होगी तो वहां पर डेफिशिएंसी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब जुड़े होंगे तो जो फर्स्ट कार्बन होगा वहां पर डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, यानी कि वहां पर
पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चार्ज ज़्यादा है ना, डेफिशिएंसी ज़्यादा। दूसरे वाले कार्बन पर डेफिशिएंसी इनके रेस्पेक्ट में कम होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यानी कि यहाँ पर कम होगा। थर्ड वाले पर डेफिशिएंसी और कम होगा यानी पॉजिटिव चार्ज कम होगा। फोर वाले पर ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो मतलब ये साफ हो गया कि डेफिशिएंसी जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इंडक्टिव, ये हम लोग आगे अभी इस पर डिटेल और बात करेंगे। अभी हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि जैसे जैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से कार्बन की चेन दूर होती आती है, इसका इफेक्ट कम होता है। यहाँ पर इसका इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और कम, यानी इसकी वजह से सभी लोग डेफिशिएंट हुए, लेकिन ये ज्यादा डेफिशिएंट हुआ, ये कम हुआ और ये बहुत ही कम हो गया। तो हम लोग यहाँ पर एक बात और समझ लें कि जो C2 है यानी C1 के लिए क्या कहेंगे, C1 पर पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन ज्यादा पॉजिटिव होगा। ठीक, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि C2, तो C2 एक्वायर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा, बट द चार्ज विल बी स्मॉलर देन दैट ऑन C1। फिर से सुनिएगा क्या बोला मैंने, C2 एक्वायर अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज but the charge will be smaller than that on C1। समझ रहे हो, C2 भी डेफिशिएंसी होगा लेकिन चार्ज यहां पर कम होगा। अब बात करते हैं C3 की, तो C3 एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज विच विल बी स्मॉलर देन दैट ऑन C2, ये इससे भी कम होगा। तो यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि C1 और C2 और C3 में C1 पर चार्ज ज्यादा, C2 पर कम, C3 पर सबसे कम चार्ज होगा। एक और तरीके से समझाते हैं, फिर हम आगे दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे यहां पर लोग जो है फायर यानी कि आग जला करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पर बहुत सारे लोग हैं, चलो हम C1 C2 C3 C4 दे देते हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। ये आग का जो इफेक्ट है, अगर आदमी आग के नजदीक बैठा हुआ तो इस पर ज्यादा होगा उसका इफेक्ट, इस पर थोड़ा कम होगा, इस पर और कम होगा, और मान लेते हैं इस पर, मैंने कहा इस पर इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। यानी इस आग का इफेक्ट सबसे ज्यादा यहां पर होगा, उसके बाद यहां पर और उसके बाद यहां पर होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि गर्मी है, तो गर्मी में अगर इस किसी इंसान को यहां आग के नजदीक बैठा दो तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी को होगा, और उसके बाद इसको, और उसके बाद इसको। यानी जैसे अगर मान लिया कि यहां गर्मी में बैठा दिया, तो हम देख रहे हैं कि इनको ज्यादा नुकसान होगा, फिर इनको सबसे कम, और यहां पर तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आग तो एक डिस्टेंस जाते जाते वहां पर उसका इफेक्ट कम हो जाएगा ना। तो बोलोगे ना कि आग डिस्टेंस डिपेंडेंट है, आग के नजदीक आने पर आग का इफेक्ट दिखेगा और आग के दूर जाने पर आग का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर दिखा रहा है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम के नजदीक वाले पर जो है कि इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, दूर वाले पर कम, तीसरे वाले पर और कम। और अगर मान ले कि ठंडे में अगर बैठा दो, तो ठंडे में सबसे ज्यादा फायदा इसी को होगा, आग के नजदीक है, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। तो ये देखिए, ये हुआ गर्मी में इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेना, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान, और ठंडे में इसको इलेक्ट्रॉन दे देना है ना, सबसे ज्यादा फायदा। तो
डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन के चेन से अटैच होता है तो हमेशा नज़दीक वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो बढ़ता है या कम होता है। ये दोनों इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इंडक्टिव के थ्रू हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जब जोड़ देते हैं तो पहले वाले जो इसके नज़दीक वाले जो कार्बन होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ती भी है और ज़्यादा कम भी होती है। एक दो पॉइंट और इसमें है। यहाँ इसमें लिखा दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए चेन इज नॉन एज इंडक्टिव, यानी कि इस तरीके से चेन में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट जो होती है इसको हम लोग इंडक्टिव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ चेन इज नॉन एज इंडक्टिव है। ये तो हो गया बात। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर मैंने लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑल्दो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड रिमेन इन द सेम वैलेंसी शेल। परमानेंटली डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा और कम होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप शिफ्ट हुआ। जैसे Cl अगर है तो ये आपने किसी इफेक्ट को किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं किया, ये अपने आप होता है, इसलिए इसको परमानेंट कहते हैं। मतलब कोवेलेंट बॉन्डेड केमिकल में कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो अपने आप इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसी एक एटम की तरफ ज्यादा हो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इस वजह से ये अपने आप हो रहा है, पर इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये परमानेंट पोल यहां पर दिखा दिया गया डेल्टा माइनस डेल्टा। तो इट इज अ परमानेंटली डिस्प्लेस्ड रिमेन इन द सेम वैलेंसी शेल, मतलब इलेक्ट्रॉन पार्शियल शिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हुआ है। ये ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन उठ करके एक शेल से दूसरे शेल में चला गया है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां से हट करके किसी दूसरी जगह चला जाता है जिससे वहां पर प्लस और माइनस आता है। आयनिक बॉन्ड में जैसा होता है, बट कोवेलेंट में पार्शियल शिफ्ट होता है। तो इसमें इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, रिमेन इन द सेम वैलेंसी शेल, यानी कि उसकी वैलेंसी शेल सेम है, उसी में वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहां हम लोग इंडक्टिव के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग इसके टाइप्स देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरीके से कराई गई थी और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा ऐसा रेफरेंस लिया गया था जिससे इनके दो पार्ट में डिवीजन किया गया था। जो आगे के इफेक्ट में प्लस आई और माइनस आई होता है, क्यों होता है ये, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पर आगे इसके रिमेनिंग पार्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।